नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे सर्किल की। तो आज हम बात करेंगे सर्किल की जो विनिष्ट जीवा है यानी कॉमन कोड है। क्या है? कॉमन कोड है, उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए ये दो सर्किल एक दूसरे कट कर रहे हैं ए और बी पॉइंट पर, तो इसी लेंथ की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी? ए बी। ये C1 है जिसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2, और बीच की C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है अपने को D। क्या दे रखी है? D। तो कैसे ज्ञात करें? उससे पहले अपनी कुछ बातें समझ लेते हैं। ये ए पॉइंट है, गौर कीजिएगा, ये लाइन यहाँ पर कट हो रहा है। तो ये जो R1 है ना, इस सर्किल के लिए किसका काम करेगी? स्पर्शरेखा के लिए काम करेगी। और ये जो R2 है ये R1 के लिए भी क्या करेगी? स्पर्शरेखा काम करेगी, इसलिए ये कोण क्या हो जाता है? 90 डिग्री का। तो आपके पास एक ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, इसके अंदर ए क्या है? 90 डिग्री का है, और ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2। इसी तरह यहाँ हो जाएगा बी पॉइंट पर, ये R1 है, ये R2 है। आपको पता ही लग रहा है किससे? देखिए, एक R1 के इक्वल R1 है, इनका बीच का एंगल भी क्या है? 90 डिग्री का। यहाँ 90 बन रहा है तो यहाँ भी 90 बनेगा, दोनों साइड 90 बनेगा। और R2 इक्वल क्या है? R2 है। तो आप कह सकते हैं SAS सर्वांग समता से या कांग्रेसी से आप ये कह सकते हैं कि ट्राई एंगल AC1 C2 ट्राई एंगल BC1 C2 के क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? इसके सर्वांग सम है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब इसके एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस यहाँ जो ये एंगल है C1 ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? बराबर। ये यहाँ अल्फ़ा नाम दे देता हूँ, क्या होने चाहिए? बराबर। ये बताना ज़रूरी है ताकि पता तो लगे ना कि अपनी हाफ क्यों लेते हैं या और कुछ। आपने प्रूव करवा रहे हैं, डेरिवेशन करवा रहे हैं कि इसकी लेंथ कैसे निकालनी है। उसके बाद बाकी ट्राइंगल में पूरी चर्चा करेंगे इसकी। उसके बाद आप देखिए, ये AB है, इस पॉइंट को जहाँ ये लाइन कट कर रही है, इस लाइन इन दोनों को जहाँ C1 C2 कट कर रही है, उस पॉइंट को अपने मान लेते हैं X पॉइंट। क्या मान लेते हैं? X पॉइंट। यहाँ देखिए, ये है C1, ओके। R1 और R1 इसमें बराबर है, ये थीटा और ये थीटा बराबर, और एक लाइन बराबर है। ये C1 CX क्या दिखाई दे रहा है? थीटा एंगल इक्वल थीटा, R1 इक्वल R1। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? C1X इक्वल C1X। यहाँ दो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल है AC1X, ये भी सर्वांग सम होगा किसके? ये सर्वांग सम होगा BC1X के, BC1X के, BC1X के। ये एंगल ये लाइन बराबर। अगर ऐसा है तो ये AX और BX भी क्या होंगे? बराबर होंगे, और ये एंगल भी बराबर होंगे। और एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, उसका हाफ करोगे तो 90 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री के ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझा गई होगी। ये क्यों समझाया मैं आपको बताता हूँ। दो सर्किल एक दूसरे को कट करेंगे जब भी, तो R1 और R2 जहाँ मिलेंगे, जो दोनों तरफ जहाँ मिले वहाँ कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा। और C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा इस विनिष्ट जीवा को बराबर दो भागों पर काटेगी। या आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो जीवा होगी ये इसके क्या होगी? C1 C2 की क्या होगी? लंबवत होगी, और इसको आपने नाम दिया था पॉइंट X, ओके। और उससे आपने ये पता लग गया कि AX जो है ना वो AB का क्या है? हाफ है। अब ट्राई एंगल AC1
C2 से। ये 90 डिग्री का मैंने आपको अभी बताया कैसे है, क्यों है। R1 R2 इसका एरिया निकालेंगे तो आप क्या निकालोगे, आप एरिया निकालोगे 1/2 इंटू परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस या आधार गुना ऊंचाई, जैसे भी आप बोलना चाहें, R1 इंटू R2। उसी तरह आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है AC1 C2, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, जो AX है वो भी इस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर है, तो इसका भी आप एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल AC1 C2 है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल AC1 C2 है। क्या निकलेगा, 1/2 इंटू बेस क्या है C1 इंटू C1 C2 सॉरी, ये डिस्टेंस जो अपने क्या मानना था, D मानना था, और इंटू AX, यानी आप इसे लिख सकते हैं हाफ D इंटू AX को आप लिख सकते हैं AB का हाफ। क्या लिख सकते हैं, AB का हाफ। ये दोनों एरिया इक्वल होने चाहिए, तो आप इनको इक्वल रख दीजिए, हाफ इंटू R1 इंटू R2, हाफ इंटू D इंटू AB इंटू 2, हाफ से हाफ कट। AB की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2R1 इंटू R2 अपॉन D, यानी कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। ये क्या आ गई अपने पास एक कॉमन जो विनिष्ट जीवा है उसकी लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आ गया, जहाँ AB जीवा है, R1 वृत्त की त्रिज्या है, R2 भी दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, और D अपने पास इन बीच की दूरी है। इतनी बात समझा गई। अब अपने इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये वृत्त एक दूसरे से जीवा से जाए, सॉरी एक दूसरे केंद्र से जाए, ये वृत्त एक दूसरे के केंद्र से जाए, तो इसका मतलब ये हुआ, एक दूसरे के केंद्र से जाने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों वृत्तों की जीवा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से जा रहे हैं, सॉरी मैं क्या कह रहा था, हाँ, ये अगर ये वृत्त एक दूसरे के केंद्र से जा रहे हैं तो इनकी त्रिज्या भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी परिधि तक, वो क्या होगी, इस वृत्त के लिए क्या मानी जाएगी, R1, और इसके लिए क्या मानी जाएगी, ये अगर ये वृत्त लो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R1 R2, तो R1 और R2 क्या हो जाएगा, इस केस में बराबर हो जाएगा। और ये बीच की जीवा है ही है जो इस पर 90 डिग्री पर काटेगी, और केंद्र से लेके ये दूरी कितनी है, ये भी R और ये भी R, तो ये क्या बन गया, एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, R और R बन गया। हालांकि मैं आपको करवाऊंगा जब ट्रायंगल कराएंगे तब, लेकिन यहाँ एक बार समझ लीजिए कि होता क्या है। ये R है, ये मुझे ज्ञात करना है, मान लीजिए L है, और ये कितना होगा, फिर आपको पता है ये हाफ हाफ में कटेगा। कितने में कटेगा, हाफ हाफ में। ट्रायंगल में कराऊँ तो आपको मैं बताऊंगा कि हाफ हाफ में क्यों काट, वैसे आप समझ सकते हैं। ये 90 डिग्री, ये रेखा और ये रेखा बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल भी फिर क्या होगा, बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल 60-60 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60-60 डिग्री का हो जाएगा। और ये एक और हाइपोटेनस बराबर हो गया, कर्ण बराबर हो गया, 90 डिग्री हो गया, और एक लाइन भी कॉमन होगी। तो RH से अपने से प्रूव कर सकते हैं, RH से ही प्रूव हो जाएगा। RH से कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। ये 90 डिग्री, ये 90, ये भी R, ये भी R, बता दिया मैंने। ये कॉमन, ये कॉमन, तो एक तो हाइपोटेनस जो 90 डिग्री सामने है, एक साइड और एक राइट एंगल हमने प्रूव कर दिया इक्वल, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के सुरांग सम हो गए। अगर ये सुरांग सम है तो 100% ये और ये भी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, इसलिए बराबर दो भागों में बांटेगी, इसलिए ये क्या है, R/2 है। पाइथागोरस अप्लाई करोगे आप इस पर, तो वो क्या होता है, R² इक्वल R² अपॉन 4, इसकी स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब या परपेंडिकुलर की स्क्वायर, तो D के इक्वल आपकी जो वैल्यू आएगी √3 × 2 × R आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये D इतनी की वैल्यू आई हुई है, और ये D माना था मैंने इसे, L माना था मैंने, सॉरी क्या माना था मैंने इसे, L। और ये पूरी लेंथ क्या होनी चाहिए, 2L होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2L।
तो 2L के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसे, इंटू आर। तो 2L इक्वल क्या आ गया, √3R। यानी कि एक ऐसी कॉमन जीवा जिसके वर्त एक दूसरे को केंद्र से कट कर रहे हैं, यानी केंद्र से जा रहे हैं, एक दूसरे केंद्र से जा रहे हैं, तो उस कॉमन जीवा की जो लंबाई होगी वो √3R होगी। फिर समझो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यह एक दूसरे केंद्र से जा रहे हैं तो ये R के बराबर होगी, और इस बिंदु से लेकर पृथ्वी तक की जो दूरी होगी वो भी क्या होगी, R के बराबर ही होगी। तो ये एक इक्विलेटर यानी कि क्या बोलते हैं, इक्विलेटर बोले तो इक्विलेटर ट्रायंगल, आप देख लें हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाएगा जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग गया। और इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होता है कि ये जो उस पर लंब खींचा जाता है वो जो तीसरी भुजा होती है उसे बराबर 2 भागों में बांटती है, यानी कि R/2 में बांट देगी। ये R है, ये आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, वहाँ से आपको इसकी L की वैल्यू पता लग जाएगी, वो क्या होगी, √3/2 इंटू R। और तो ये तो था आधा भाग, पूरा भाग क्या होगा, 2L होगा। 2L डबल करेंगे इसका तो √3R आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3R अपना आ जाएगा। तो इसकी जीवा क्या आ जाएगी, √3R आ जाएगी। अगर ये ऐसा हो तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।